हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। ठीक है दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं क्लास 10 के साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम होने वाला है एसिड बेस एंड साल्ट। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ठीक समझे, अम्ल भस्म तथा लवण के बारे में जानने वाले हैं। और दोस्तों यह वीडियो आपका बहुत ही फास्ट रिवीजन होने वाला है। बोले तो 30 से 35 मिनट के अंदर हम लोग अम्ल भस्म लवण को चपाचट कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और जानते दोस्तों यह जो है ना, इतना छोटे से वीडियो में मैं आपको पूरा 100% बिहार बोर्ड का जो सिलेबस होता है ना, मैं पूरा का पूरा आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है दोस्तों, और साथ साथ दोस्तों क्वेश्चन यही से आएगा, यहां से दोस्तों क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता। जानते ना कि टॉपर बनना है तो आपको टॉपर की तरह सोचना पड़ेगा। जिस समय सब लोग क्वेश्चन में मॉडल सेट पढ़ा है, आप लोग भी तब पढ़ाई करोगे, लेकिन यदि आपको टॉपर बनना है तो आपको टॉपर की तरह सोचना पड़ेगा। अब मैं यहां पे आपको इन छोटे से वीडियो में पूरा का पूरा सिलेबस को पढ़ा दूंगा। इससे बाहर क्वेश्चन दोस्तों जा ही नहीं सकता। कैसा भी क्वेश्चन दे, ऑब्जेक्टिव दे, सब्जेक्टिव दे, आप एकदम फुल कर दीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, और एग्जाम है सीरीज का जो साइंस का चैप्टर 2 है उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों और देखते हैं सबसे पहले अम्ल के बारे में कि आखिर अम्ल क्या होता है तथा अम्ल का क्या गुण होता है। ठीक है, जहां से क्वेश्चन दोस्तों हमेशा बिहार बोर्ड पूछता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या बताता है आपका सिलेबस अम्ल के बारे में। देखिए सबसे पहले बताता है कि अम्ल क्या होता है। देखिए अम्ल जो है ना, अम्ल किसे कहते हैं, तो अम्ल वह है जो जल में घुलकर क्या करता है, H+ आयन देता है। क्या देता है, H+ आयन देता है। याद रखिएगा, अम्ल वही है जो जल में घुलकर क्या देगा, H+ आयन देगा, हाइड्रोजन प्लस आयन देगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं अम्ल। ठीक है, जैसे देखो कौन सा एग्जांपल देखो, मैंने कुछ एग्जांपल दिया जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि HCl क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। ये क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 क्या, सल्फ्यूरिक एसिड है। इसे बैटरी एसिड भी बोलते हैं, बैटरी एसिड क्योंकि बैटरी में पाया जाता है। इसे किंग ऑफ एसिड यानी कि अम्लों का राजा ही बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या देखो, नाइट्रिक एसिड, HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड है। क्या है, नाइट्रिक एसिड है। इसके बाद देखो क्या बताता है, CH3COOH जिसे हम लोग बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोलते हैं। इसके बाद क्या है देखो, HCOOH जिसे हम लोग फार्मिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फार्मिक अम्ल बोलते हैं। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। देखो ये वन शॉट रिवीजन है। ठीक है ना, जिसमें मैं तेरे पूरा सिलेबस को कवर कर रहा हूं। ये कोई लॉन्ग वीडियो नहीं है, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा फास्ट बोलूंगा और तू सब अच्छा से रिवीजन करना है। अब बाकी जो भी तेरे को कोई दिक्कत होता है कमेंट करके मुझे बता देना कि भैया इसमें कमेंट हो रहा है, मैं तेरा सॉल्यूशन तुरंत निकाल दूंगा। ठीक है, चलो अभी यहाँ देखते हैं आगे। ठीक है ना, क्योंकि तेरा शॉर्ट डिवीजन है। इसके बाद देखो क्या बोलता है, इसका गुण क्या कहता है, तो गुण यही है कि जो स्वाद में क्या हो, खट्टा हो। जो स्वाद में क्या हो, खट्टा हो। तो सब खाता हुआ, नींबू खाता है कि नहीं खाता, नींबू खाता है तो खट्टा लगता हो। यह क्या करता है, जो नीले लिटमस पत्र क्या करता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, नीला लिटमस पत्र। देखो लिटमस जो है ना, एक प्राकृतिक सूचक होता है। जो ये नीला जो होता है ना, जैसे अम्ल के कांटेक्ट में आएगा क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो वही बोला जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर दे, लाल कर दे। इसके बाद क्या बोलता है, जिसमें विस्थापन योग्य कम से कम एक हाइड्रोजन हो, यानी कि अम्ल वही है जिसमें कम से कम एक हाइड्रोजन हो, विस्थापित करने योग्य एक हाइड्रोजन हो, तो उसे क्या बोलते हैं, हम लोग अम्ल बोलते हैं। एक बात तो डेफिनेटली जान जा कि कोई भी अम्ल है ना, कोई भी अम्ल है ना, तो उसमें हाइड्रोजन होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन। ध्यान देना, क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे देखो अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट बोलता है कि यह धातु से प्रतिक्रिया करके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कोई भी धातु लो, तो सोडियम लो, मैग्नीशियम लो, कैल्शियम लो, पोटेशियम लो, कोई भी धातु लो, कोई भी धातु लो, जिसमें यम लग जाएगा क्या हो जाएगा, धातु। ये बात याद रखना, जिसमें यम लगे क्या हो गया, धातु हो गया। ठीक है, तो कोई भी धातु से प्रतिक्रिया करके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त करता है। क्या करता है, मुक्त करता है। ठीक है, जैसे ध्यान दिया, मैंने जिंक धातु लिया, जिंक धातु है, मैंने इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के साथ कराया। किसके साथ कराया, H2SO4 के साथ कराया। तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट प्लस क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस तुरंत भाग गया। क्या हो गया, भाग गया। यहां से समझ के कि नहीं समझ गया, अरे भैया गैस है, वो तो तुरंत निकल के भाग जाएगा। तो निकल के क्या हो गया, भाग गया। ठीक है, तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट प्लस क्या बन गया, हाइड्रोजन। देख रहा है ना, ये जो था इसके साथ कांटेक्ट किया, हाइड्रोजन भाग के यहां चला गया। चला गया, चला गया। देखो जो मैं बताता हूं ना ऑफलाइन वीडियो में, जैसे कि जो मैं पूरा पढ़ाता हूं कंसेप्ट के तौर पर, तो मैं पूरा डिटेल बताता हूं, लेकिन तो शॉर्ट रिवीजन है तो अच्छा से खाली ध्यान दे। ठीक है, एग्जाम में फोड़ के तो आना है, एग्जाम में हुंचा देना बढ़िया, समझ गया ना, बस ये ध्यान दे। फिर देखो अम्ल जो होता है ना, जल में घुलकर क्या करता है, H+ आयन देता है। अम्ल जो होता है, ध्यान देना, मैंने ऊपर बताया है कि अम्ल वही है जो जल में घुलकर H+ आयन देगा। क्या देगा, H+ आयन देगा। बात समझिए, अम्ल जो होता है ना, जल में घुलेगा क्या देगा, H+ आयन। क्या देगा, H+ आयन, H+ आयन, H+ आयन। देखो जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, HCl है, इसको क्या किया मैंने, जल में डाला। क्या किया, जल में डाला, तो क्या बन गया, H+ आयन क्या बन गया, Cl- आयन। H+ आयन क्या बना, और Cl- आयन बना। फिर देखो सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 जिसे बैटरी एसिड बोलते हैं। जैसे इसको जल में डालेंगे क्या बनेगा, H+ आयन बनेगा, और प्लस क्या बनेगा, SO4-2। क्या बनेगा, SO4-2। निकल गया ना। अब देख रहा है ना, यहाँ H+ आयन है, यहाँ H+ आयन है कि नहीं है, बस है ना।
अब ध्यान दो, यहाँ देखो H प्लस आयन है, ये क्या होता है जानता है ना, जो अम्ल में गया ना H प्लस आयन, जो अम्ल में गया है H प्लस आयन, यह जल के मोलिक्यूल H2O मोलिक्यूल होता है ना, जल है ना, जल का फॉर्मूला H2 होता है, इसके साथ कंबाइन करता है, इसके साथ कंबाइन करेगा, इसके साथ घुल मिल जाएगा, इसके साथ मिल जाएगा और मिलकर क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन। क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन, जो क्या होता है H3O प्लस होता है, H3O प्लस होता है, H3O प्लस होता है। इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। जानता है अम्ल का सबसे प्यारा गुण क्या है, हाइड्रोनियम आयन। क्या है, हाइड्रोनियम आयन। तो H प्लस बोल या हाइड्रोनियम आयन बोल, बिल्कुल क्या होता है, सेम होता है, यानी कि अम्ल वही है जो हाइड्रोनियम आयन को बनाएगा। बात समझ में गया, खोपड़ी में गया कि नहीं गया, समझ गया ना, यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड है, समझ में कि नहीं गया, अच्छा से इसको माइंड में डाल लेना। चलो आगे चलते, आगे देखते हैं कि क्षार का क्या गुण होता है, भस्म का क्या गुण होता है। चलिए देखते हैं और देखते हैं कि क्षार क्या कहता है। ठीक है, देखिए क्षार क्या कहता है। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो क्षार, देखा है ना, क्षार है, क्षार को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बेस बोलते हैं, या इसे भस्म के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या कहते हैं, भस्म के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या बोलता है, जो जल में घुलकर क्या करता है ना, हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। क्या देता है, हाइड्रा ऑक्साइड आयन बोले तो OH माइनस आयन देता है। और दो एक बात तो छुटका सब याद रखना, मैं जो बता दूंगा ना वही तेरे एग्जाम में देखने को मिलेगा, इतना तो गारंटी के साथ ले, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा सिलेबस कवर कर देता हूँ। क्वेश्चन देगा तो कहां देगा, और तेरे को मात्र आधा घंटा में तू पूरा चैप्टर पढ़। अब क्या चाहिए तेरे को, अब क्या चाहिए, 4 घंटे में पूरा किताब पढ़ जाएगा, और इतना बढ़िया से कि तू एग्जाम में जाकर फोड़ के चलेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। समझ में कि नहीं यार, तो तू बस बढ़िया से मेहनत कर, ये समय तेरा है और तू इसे अपना समय बना ले। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या है, हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। जैसे NaOH, ये क्या है, जैसे NaOH, ये सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड है, इसी से साबुन बनता है। ये क्षार, ये प्रबल क्षार, क्या है, प्रबल क्षार, याद रखना प्रबल क्षार है। इसके बाद क्या तेरे को बोलता है, KOH, इसे बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड बोलते हैं। ये क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, इसे भखरा हुआ चूना भी कहते हैं। अब बोलेगे भैया आप लोग इसे नाम कैसे ले रहे हैं, तो तू सब चिंता मत कर, पहले एग्जाम पर फोकस है। ठीक है, ये सब जो होता है ना क्लास में अच्छा से पढ़ाया जाता है, एकदम लंबा क्लास चलता है, तू सभी बोर्ड पर फोकस कर, अपने सिलेबस पर फोकस कर। ठीक है, देखो इसके बाद क्या, NH4OH है ना, इसे बोलते हैं अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड बोलते हैं। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्षार है जो तेरे को माइंड में छोटका सा डाल लेना है, एकदम छोटका सा माइंड में सबको डाल लेना। ठीक है, चल आगे देखते हैं। आगे क्या बोलता है, गुण। क्या है गुण, आखिर भैया क्षार का गुण क्या होता है, क्षार का प्रॉपर्टी क्या होता है, उसको देखते हैं। देख, ये क्षार होता है ना, ये स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। कैसा होता है, कड़वा होता है, अच्छा नहीं लगेगा, बेकार लगता है। ठीक है, क्षार, ठीक है, जैसे कि अम्ल स्वाद में खट्टा था, जैसे नींबू खाता है, तू इमली खाता है, लेकिन यह स्वाद में कड़वा होता है। क्या होता है, कड़वा होता है। ठीक है, यह क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला कर देता है। देख, लिटमस जो होता है ना, यह बैगनी रंग का होता है। क्या होता है, बैगनी रंग का होता है। और लिटमस को हम लोग लाइकेन समूह से याद करते हैं। कहां से निकालते हैं, लाइकेन समूह से निकालते हैं। लाइकेन याद रखना। ठीक है, तो देखो जैसे जो होता है ना, ये जो लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला कर देता है। कौन, क्षार, कौन, क्षार, 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 याद रखना। ठीक है, अब देख, इसको छुएगा ना तो साबुन जैसा फीलिंग होता है, साबुन जैसा चिकनाहट होता है। जैसे घर में पकवान बन रहा हो, घर में पनीर रायता बन रहा हो, तो तेरे को सुगंध मिल जाता है कि नहीं मिल जाता, कि यहाँ बन रहा है कुछ ना कुछ। तो यहाँ भी क्या होता है, यहाँ भी फीलिंग होता है, छुएगा तो साबुन जैसा फीलिंग होता है, एकदम आराम से। साबुन समझ रहा है ना, बस समझ रहा है। ठीक है, अब देख, इसमें क्या होता है ना, हाइड्रा ऑक्साइड आयन होता है। क्या होता है, हाइड्रा ऑक्साइड आयन, समझ गया ना, जहां जल में H प्लस आयन था, यहाँ क्या मिलता है तेरे को, OH माइनस आयन। क्या है, OH माइनस आयन, याद रखना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब जानता है अगला पॉइंट क्या कहता है कि जल में घुलनशील क्षार क्या बोलते हैं, क्षारक बोलते हैं। जल में घुलनशील क्षार को क्षारक बोलते हैं, या इसी को तू एल्कली बोलेगा। क्या बोलेगा, एल्कली। क्या बोलेगा, एल्कली बोलेगा। क्या बोलेगा, एल्कली बोलेगा, ध्यान देना। ठीक है, जल में घुलनशील क्षार, यानी कि जो क्षार जल में घुल जाएगा ना, जो क्षार जल में डाला घुल गया, उसे क्या बोलेगा, तू एल्कली बोलेगा। क्या बोलेगा, एल्कली बोलेगा। ठीक है, लेकिन याद रखना, बताया तेरे को, सब क्षार जो होता है ना जल नहीं घुलता है, सब क्षार जल में नहीं घुलता है। तो कौन कौन देखे ध्यान से, देखो NaOH बोल रहा है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये 3 ऐसे क्षार हैं जो जल में घुल जाता है। कौन कौन है, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको जल में डालेगा ना, तो देख Na प्लस OH माइनस में टूट गया, फिर K प्लस OH माइनस में क्या होता है, टूट जाता है, एकदम बिखर जाता है बेचारा। समझ गया कि नहीं समझ गया, है ना। अब देखो, मैंने बताया ना तेरे को कि सब क्षार जल में नहीं घुलता, तो ये तो घुल गया ना, ये देख लिया। तो ये कुछ ऐसे क्षार है जो कि एनसेट में बताया गया है, जो तेरे को याद रखना। ये पूछता है बिहार बोर्ड हमेशा, ये कोई भी एग्जाम पूछता है कि ये जो क्षार होता है ना जल में नहीं घुलता। ठीक है, ये कौन कौन है, जिंक हाइड्रोक्साइड है, ZnOH का होल ट्वाइस है और FeOH का होल ट्वाइस है। ये 2 ऐसे क्षार है जो जल में नहीं घुलता। ठीक है, चलो, तो सब चाहेगा तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं तो इस वीडियो के लिंक में ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाल दूंगा, तो सब डायरेक्टली जाकर वहां से मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना। ठीक है, वहां मैं इसका नोट्स डाल दूंगा, नहीं तो जो सब लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि सूचक क्या होता है। ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड 2-3 बार पूछ चुका है। ठीक है, देखते हैं सूचक क्या होता है। देखिए, ये बोलता है सूचक। ठीक है, सूचक क्या होता है देखते हैं। देखिए, सूचक हुआ होता है ना, सूचक हुआ होता है जो यह बताता है
कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। देखिए कहने का मतलब बस यही है ना, कहने का मतलब बस यही है कि देखिए कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए ना जो ये बताए कि कोई पदार्थ अम्ल है कि क्षार है। नहीं तो पता कैसे चलेगा कोई पदार्थ अम्ल है कि क्षार है? पता चल पाएगा? नहीं ना पता चल पाएगा। अब तो थोड़े सब अम्ल के टेस्ट करेगा कि खट्टा है कि कड़वा है, नहीं ना कर सकता है, क्योंकि सब अम्ल कुछ अम्ल बहुत ही जहरीला होता है, कुछ क्षार जहरीला होता है, कुछ तेल घातक हो सकता है। इसीलिए क्या बनाया गया? सूचक बनाया गया। ठीक है, ये सूचक जो होता है यही बताता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। ठीक है, जैसे कि मैंने कुछ सूचक का नाम लिखा है, जैसे कि देख सकते हैं। तो लिटमस क्या प्राकृतिक सूचक है, हल्दी क्या प्राकृतिक सूचक है, ये क्या है तेरा फिनोल्फ्थालीन, क्या है फिनोल्फ्थालीन, जो कि आपका बोले तो तेरा संश्लेषित सूचक है। और मेथिल ऑरेंज भी क्या है? संश्लेषित सूचक है। ठीक है, जिसको तू आराम से बना सकता है। संश्लेषित सूचक कहने का यही अर्थ है कि तू इसको बना सकते हैं प्रयोगशाला में। ये दोनों क्या प्राकृतिक सूचक है। देखो इसका काम क्या होता है। जो लिटमस होता है ना, क्षार में कैसा होता है? ब्लू होता है। लिटमस जो क्षार में कैसा होता है? ब्लू होता है। अम्ल में कैसा होता है? रेड होता है। अम्ल में कैसा होगा? रेड होगा। ठीक है, हल्दी जो होता है ना, क्षार में कैसा होता है? रेड। क्षार में कैसा होगा? रेड। अम्ल में कैसा होगा? येलो। अम्ल में कैसा होगा? येलो होगा। ठीक है, फिनोल्फ्थालीन जो होगा ना, फिनोल्फ्थालीन क्या होगा? क्षार में कैसा होता है? पिंक। पिंक मतलब क्या होता है? गुलाबी। अम्ल में कैसा होगा? कलरलेस यानी रंगहीन। क्या होता है? कलरलेस मतलब क्या होता है? रंगहीन होता है। अब मेथिल ऑरेंज जो होता है ना, क्षार में कैसा होता है? येलो होता है। क्षार में कैसा होगा? येलो होगा। अम्ल में कैसा होगा? रेड होगा। कौन? मेथिल ऑरेंज क्या होता है? क्षार में तेरे को येलो होगा, अम्ल में क्या होगा? तेरे को रेड होगा। अब तो इसको याद कैसे करेगा? इसलिए मैंने ट्रिक दिया। क्या दिया? ट्रिक दिया। इस ट्रिक की सहायता से तू इसको डेफिनेटली अपने माइंड में सेट कर लेगा। ऐसे लिटमस वाला याद कर जाना कि क्षार में ब्लू होता है और अम्ल में क्या होगा? रेड होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। ट्रिक क्या है ना, ट्रिक ये है कि बरेली क्या एक शहर है, सबको जानते हैं बरेली क्या एक शहर है। ठीक है, वहां पे एक रायल होटल है। क्या है? 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 रायल होटल है। समझ गया ना? मैं पकौड़ा तू खाने गया। क्या गया? पकौड़ा खाने गया, दोस्त के साथ जो है ना पकौड़ा तू खाने गया, बस ये समझ जा। तो ध्यान दिया, बरेली रायल में पकौड़ा यार लाओ, पकौड़ा यार लाओ। बरेली रायल में पकौड़ा यार लाओ, पकौड़ा यार लाओ। और क्या इसमें लहसुन कम है? लहसुन कम है तो लहसुन को फरमाओ, और लहसुन फरमाओ। देखो लहसुन में तेरे को केवल ए और एच पे ध्यान देना है, फरमाओ में तेरे को बस ए फॉर एम पर ध्यान देना है। फरमाओ में ए फॉर एम दोनों आता है, इसको तेरे को ध्यान देना है, और लहसुन में तेरे को एल और एच पर केवल ध्यान देना है। देखो यहां से, अब देखो यहाँ देखो बरेली मतलब क्या होता है? देखो ध्यान, सबसे पहले लिटमस देखो दिया, लिटमस देखो बी से क्या होगा? ब्लू होगा। आर से क्या होगा? तेरे को रेड होगा। हो गया ना? बरेली में देख रहा है ना, बी से ब्लू, आर से पहले क्षार बाद में, पहले क्षार बाद में। तो ये बी से ब्लू हो गया, आर से क्या हो गया? रेड हो गया। अब देख रायल बोलेगा ना, रायल, तो दूसरा आ गया तेरा हल्दी। दूसरा क्या? हल्दी। हल्दी है ना, तो हल्दी में क्या होगा? रायल। देखता आर से क्या हो जाएगा? रेड, और वाई से क्या हो जाएगा? येलो। आर से हो जाएगा रेड, वाई से क्या होगा? तेरा येलो होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देख फिनोल्फ्थालीन तेरे को दिया, फिनोल्फ्थालीन। इसके बाद तेरे को ध्यान देना पकौड़ा पर। किसको? पकौड़ा पर। किसको? पकौड़ा पर। देखो पी से दिखाई दे रहा है पिंक, पी से देखो पिंक हो गया, पिंक हो गया ना। और सी से दिखाई दे रहा है देखो कलरलेस, सी से क्या होगा? कलरलेस। सी से क्या होगा? कलरलेस। ठीक है, आगे चलेगा तो देखो यार, सबसे पहले सबसे लास्ट में क्या बचता है? देखो मेथिल ऑरेंज। क्या बचता है? मेथिल ऑरेंज बचता है, जिसको तू बोलेगा यार से, तो वाई से क्या होता है? येलो होता है, और आर से क्या होता है? रेड होता है। वाई से येलो, आर से क्या होगा? रेड होगा। इस बात को तो अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, तो तेरे को क्रम याद करना पड़ेगा कि लिटमस होगा पहले, उसके बाद हल्दी होगा, उसके बाद फिनोल्फ्थालीन होगा, उसके बाद तेरे को मेथिल ऑरेंज होगा। इसके लिए मैंने ट्रिक बताया, बरेली रायल में पकौड़ा यार लाओ। अजानता इसके क्रम को याद करने के लिए मैंने बताया लहसुन फरमाओ। एल से क्या होता है? सबसे पहले लिटमस होगा, एल से क्या होगा? हल्दी होगा, एफ से क्या होगा? एफ से क्या होगा? एफ से क्या होगा? फिनोल्फ्थालीन होगा, एम से क्या होगा? तेरे को मेथिल ऑरेंज होगा। ठीक है, इसलिए मैंने लहसुन फरमाओ तेरे को बोला है, ताकि तू इसका क्रम याद कर पाए, लिटमस, हल्दी, फिनोल्फ्थालीन और मेथिल ऑरेंज। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कुछ गंधीय सूचक होते हैं। गंधीय सूचक करने का मतलब होता है कोई ऐसा पदार्थ होता है जो अम्ल तथा भस्म के कांटेक्ट में आने पर क्या करता है? अपने गंध को बदल लेता है, अपने स्मेल को बदल लेता है। समझ में कि नहीं? अपने स्मेल को, अपने गंध को क्या करेगा? वो बदल लेगा। ठीक है, जैसे कि प्याज और लौंग का तेल, प्याज और लौंग का तेल ऐसा होता है ना, जो अम्ल या भस्म के कांटेक्ट में आएगा ना, तो अपना सुगंध को क्या करेगा? वो बदल लेता है। ठीक है, अब देखो जो लिटमस समझता है ना, लिटमस ये क्या प्राकृतिक सूचक है, जिससे कहां से निकालते हैं? लाइकेंस निकालते हैं। कहां से निकालते हैं? लाइकेंस। इसको अच्छे से दिमाग में सेट करना, जो ऑब्जेक्टिव को पूछता है कि लिटमस को लाइकेंस से निकालते हैं। जानता है लिटमस तो यहां देख रहा है कि नीला है, ब्लू है, नीला है, रेड है, लेकिन लिटमस का रियल कलर जब वह न ही अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तब वो कैसा होगा? तेरे को बैगनी होगा। तब वो कैसा होगा? बैगनी। बैगनी समझता ना, बैगनी होगा। ठीक है, अब जानता है यहां मैंने कुछ नाम लिखा है, जैसे कि हाइड्रेजिया है, पेटूनिया है, जेरानियम है। ये एनसीईआरटी में दिया गया, तेरे को माइंड में डाल लेना है कि हाइड्रेजिया, पेटूनिया और जेरानियम जो होता है ना, फूल की ऐसी पंखुड़ियां होती है जो अपना रंग बदल लेता है। कब? जब अम्ल या भस्म के कांटेक्ट में आएगा तब, जब अम्ल या भस्म के कांटेक्ट में आएगा तब। ठीक है, चलिए आगे, अब देखा जाता है आगे। तो सब लेना है स्क्रीनशॉट, तो ले लो। ठीक है, बढ़िया से चलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं कि अम्ल का सबसे इंटरेस्टिंग क्या क्या इसमें खास बात है, उसको देखते हैं। जहां से रंग बिरंगा क्वेश्चन दोस्तों
बिहार बोर्ड हमेशा पूछता है और बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में एनसीईआरटी यानी कि आपके सिलेबस में बताया गया। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोलता है। सबसे पहले तनुकरण किसे कहते हैं। देखिए तनुकरण क्या होता है इसको बहुत अच्छा समझिएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन 2-3 में पूछा हुआ। देखो क्या बोलता है ना कि जब जल में क्या करते हैं, अम्ल या क्षार को मिलाने पर, देखो भैया जल है, जल में क्या करेंगे, अम्ल डालेंगे या क्षार डालेंगे। ठीक है ना, कुछ तो जल पे करेगा ना, कुछ भी डालेगा। ये जल अम्ल, ये क्या है, जल है, जल में तो डाला, अम्ल डाला या क्षार डाला। जब जिसे डालता है ना तो उसके आयन, तो क्या होता है उसके आयन की सांद्रता। अब आयन मतलब क्या समझता है, जब अम्ल डालेगा तो हाइड्रोनियम आयन होगा, और जब क्षार डालेगा तो क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन होगा। अभी ना मैंने बताया ना मैंने आपको कि जल में क्या रहेगा, कि अम्ल में क्या रहता है, हाइड्रोनियम आयन रहता है, और क्षार में क्या रहता है, हाइड्रोक्साइड आयन रहता है। ठीक है ना, तो जैसे डालते हैं ना उसके प्रति इकाई क्या होता है, आयतन में क्या होता है, कमी होता है। प्रति इकाई आयतन में क्या होता है, कमी होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम तनुकरण कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, तनुकरण। जिसे क्या बोलते हैं, तनुकरण बोलते हैं। बात तो सब समझ में आया। यानी कि जैसे ही क्या करेंगे हम, जो जल है, जल में तेरे को अम्ल डाल या क्षार डालता है ना तो उसके आयन की सांद्रता में क्या होती है, कमी होती है, जिसे क्या बोलते हैं, तनुकरण बोलता है। ठीक है, ये समझ गया तो सब, इसको अच्छा से ध्यान देना। ठीक है, अब यही जो होता है ना, H+ सांद्रता डिपेंड करता है कि यदि H+ सांद्रता का मान कम होगा तो विलयन क्या हो जाता है, तनुकृत हो जाता है। क्या होता है, तनुकृत हो जाता है। ठीक है, अब देख ध्यान से, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितना ज्यादा होगा पीएच मान उतना ही कम होगा। अभी पीएच मान के बारे में मैं तेरे को आगे बताने वाला हूं, बस तू ये समझ जा कि हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जो है ना, जितना ज्यादा होगा पीएच मान क्या होगा, उतना ही कम होगा। पीएच मान क्या होगा, उतना ही कम होगा। ठीक है, अब समझ रहे हैं ना। अब पीएच मान कम होगा तो देखेंगे कि आगे अम्लीय होता है। ठीक है, अब जानता है अम्ल जो है ना विद्युत का चलन करता है। हाँ तो ठीक समझा, अम्ल होता है या अल्कली होता है ना, विद्युत का चालन करता है। क्यों करता है मैं तेरे को बता रहा हूं। ठीक है, देख अम्ल में क्या होता है, अम्ल जो होता है ना जल में घुलकर देता है H+ आयन, देता है कि नहीं देता है, देता है ना H+ आयन। मैंने तेरे को बताया कि नहीं बताया। और जहां प्लस आयन है वहां इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, वहां क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जनरेट हो रहा है। ठीक है, देखना ध्यान से, तो वही बोल रहा है शुष्क जो अम्ल होता है ना, शुष्क अम्ल मान लो कि HCl है, वह विद्युत का चालन नहीं करेगा। जैसे मान लो कोई अम्ल है, सूखा हुआ अम्ल है या शुष्क अम्ल है, तो उसमें H+ आयन क्या होता है, वो कंबाइंड रहता है। ठीक है, H+ आयन क्या होता है, कंबाइंड होता है, टूटता नहीं ना है, वो टूटता नहीं है। इसी कारण क्या होगा, जो शुष्क अम्ल होता है, शुष्क अम्ल विद्युत का चालन नहीं करता है, क्योंकि इसमें H+ आयन मुक्त नहीं होता, H+ आयन मुक्त नहीं होता। लेकिन जब वही अम्ल को तू जल में डाल देगा, ठीक है, मान लो कि अम्ल था, अम्ल को मैंने जल में डाला ना, तो क्या होगा, यहाँ H+ आयन टूट जाएगा। H+ आयन क्या होगा, टूट जाएगा, यानी कि यहाँ आयन मुक्त होगा। H+ आयन क्या होगा, मुक्त होगा। और जैसे H+ आयन मुक्त होता है वहां इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है, वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। बात तो समझ में आई कि नहीं है। अब देख जैसे एग्जांपल, जैसे HCl था, इसको मैंने जल में डालेगा, देख H+ और Cl- टूट गया ना, H+ और Cl- में टूट गया, यहाँ विद्युत का चालन होगा, यहाँ विद्युत का चालन होगा। लेकिन शुष्क अम्ल में विद्युत का चालन नहीं होता है, इस बात को दिमाग में डाल लेना। ठीक है, अब देखिए एक और चीज है, अल्कली भी विद्युत का चालन करता है। ठीक है, अल्कली भी विद्युत का चालन करता है, क्योंकि जानता है ना अल्कली वो होता है जो जल में घुल जाता है ना, जो क्षार जल में घुल जाएगा उसे क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। तो देख NaOH है, KOH है, MgOH का होल ट्वाइस है, तो ये सभी क्या होता है ना, जल में घुल जाएगा तो आयन मुक्त करता है, H+ आयन देता है, OH- आयन देता है कि नहीं देता। तो जहां आयन मुक्त होगा वहां क्या होगा, विद्युत का चालन डेफिनेटली होगा। बात समझ में आया ना, विद्युत का चालन डेफिनेटली होगा, करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जानता है आशुत जल जो होता है ना विद्युत का चालन नहीं करता, समझ गया ना। अब जानता है ना तो कि जल में H+ आयन होता है, OH- आयन होता है, लेकिन आशुत जल विद्युत का चालन नहीं करता है, लेकिन वर्षा का जल विद्युत का चालन करता है। अरे ये क्या लफड़ा है भैया, आशुत जल नहीं कर रहा, वर्षा जल कर रहा है, ये क्या है, तो देख कान समझिए, क्वेश्चन लगभग 5 बार, लगभग 4 से 5 बार पूछा हुआ। देख आशुत जल जो होता है ना विद्युत का चालन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि आशुत जल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है, जानता है। और जिसका पीएच मान 7 होता है ना, जिसका पीएच मान 7 होगा वो क्या होगा, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, उदासीन में आयन मुक्त नहीं होता है, उदासीन में आयन मुक्त नहीं होता। आयन मुक्त होने के लिए उसको अम्लीय होना पड़ेगा, तब ना H+ आयन देगा, क्योंकि अम्ल में क्या होता है, H+ आयन, अम्ल में क्या होता है, H+ आयन। अब देखिए ध्यान से, तो पीएच मान इसका 7 है, यहाँ आयन मुक्त नहीं है, लेकिन वर्षा का जल जो होता है ना इसके भी पीएच मान 7 होता है, बादल में रहेगा तब। लेकिन बादल के बाद जैसे से नीचे आता है ना, वायुमंडल तो हमारा दूषित है, समझ ही रहा है, वायुमंडल है कि नहीं है। ताजमहल देखा ना उसका रंग खराब हो रहा है, काहे लगी, क्योंकि हमारा वायुमंडल दूषित हो चुका अम्ल वर्षा का। ठीक है, तो देख SO2 तथा NO2 जैसे जहरीली गैस जो होती है ना हमारे वायुमंडल में विद्यमान होती है। ये कैसा होता है, SO2 और NO2 क्या होता है, अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। तो जैसे वर्षा का जल जो होता है इसके कांटेक्ट में आएगा, छोटी छोटी बूंद इसके कांटेक्ट में आती है, तो वर्षा का जल क्या होता है, अम्लीय बन जाता है। क्या हो जाता है, अम्लीय बन जाता है। अब जैसे कोई चीज अम्लीय बनेगा उसमें से H+ आयन निकलेगा, H+ आयन निकलेगा, इसी कारण वर्षा का जल क्या होता है, विद्युत का चालन करता है, विद्युत का चालन करता है। इस बात को समझ गया। अब देख इस तथ्य को बता दिए। अब देख एल्कोहल और ग्लूकोज होता है ना, यह विद्युत का चालन नहीं करता, इस बात को दिमाग रखना। एल्कोहल हो, ग्लूकोज हो, कार्बनिक यौगिक हो, ये तीनों जो होता है ना विद्युत का चालन नहीं करता है, क्योंकि इसमें H+ आयन नहीं है, क्योंकि इसमें H+ आयन नहीं है। समझ गया। चलो आगे,
चलते आगे, इसको तू चाहेगा तो स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। चलो मैं आगे चलिए दोस्तों, और अगला कंसेप्ट देखते हैं कि अगला कंसेप्ट क्या कहा था। अगला कंसेप्ट आप लोग बहुत इसमें कंफ्यूज होंगे, ठीक है, लेकिन देखते हैं क्या बोलता है। देखिए क्या बोलता है ना, बोलता यह है कि जो धातु होता है ना, क्या होता है धातु, समझते हैं ना, धातु जिसमें यम लग जाए क्या होता है धातु, यमी यमी यानी कि यम लग जाए, ठीक है। वो जिसमें भी जो भी धातु होता है ना या अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है वो क्या मुक्त करता है, लवण तथा हाइड्रोजन, लवण तथा हाइड्रोजन मुक्त करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको तुरंत बताया था कि यहाँ Zn होगा और प्लस H2SO4 लिखेगा, ये जब जैसे रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ZnSO4 और प्लस क्या मुक्त करता है, H2S क्या करता है, मुक्त करता है ना। अभी आपको शुरुआत में मैंने बताया था, तो बस वही होता है, ठीक है। कोई भी धातु जो होता है अम्ल से प्रतिक्रिया करेगा तो लवण तथा हाइड्रोजन मुक्त करता है। जानते तो ये कैसे होता है, ये क्रियाशीलता के आधार पर होता है। क्या होता है, क्रियाशीलता के आधार पर होता है। जैसे आप लोग प्रतिविस्थापन में पढ़ा होगा कि अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को विस्थापित करके उसका स्थान क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। होता है कि नहीं होता है। जो ज्यादा पावरफुल होगा वो छोटका के हटा के उसका स्थान ले लेगा कि नहीं ले लेगा, ले लेगा ना। जैसे कि तेरे घर में भैया होते होंगे और तू होता होगा, तो भैया के ज्यादा पावर है ना, भैया का ज्यादा पावर है, तेरा पास कम पावर है, तो जहां भैया जाते होंगे तू जाता होगा, नहीं जाता होगा, क्योंकि भैया वहां है कि नहीं है। तो बस वही समझ जा, ठीक है। ये क्या होता है, भैया ज्यादा पावरफुल है, तू क्या कम पावरफुल है, कम पावरफुल है। तो ये क्या क्रियाशीलता, तत्व का क्या क्रियाशीलता का तेरे को आधार बताया गया। ये तत्व ज्यादा क्रियाशील है, ये तत्व सबसे कम क्रियाशील है। यानी कि ऊपर का तत्व जो होता है ना ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा क्रियाशील है, ज्यादा पावरफुल है, और नीचे का तत्व जो होता है ना सबसे कम पावरफुल है। जहां देख रहा है तू चांदी या सोना, देख रहा है कि नहीं देख रहा है, ये सबसे कम पावरफुल है। तो तेरे को इसको क्रम याद करना पड़ेगा क्योंकि काफी इंपोर्टेंट होता है। जैसे अगला चैप्टर होने वाला धातु था, तो वहां भी तेरे को काम करेगा। और कोई एग्जाम में तेरे को यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बड़ा बड़ा एग्जाम में। बिहार बोर्ड तो खेल नॉर्मल पूछता है, ठीक है, बिहार बोर्ड नॉर्मल पूछता है। बिहार बोर्ड बस ये पूछेगा कि सबसे सक्रिय तत्व कौन है, तो पोटेशियम। सबसे सक्रिय तत्व कौन है, पोटेशियम। सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व कौन है, तो पोटेशियम। और सबसे कम बोलेगा तो क्या टिक करना, सोना। और क्या टिक करना, चांदी, ठीक है। चांदी से भी कम क्रियाशील कौन है, सोना। कौन है, सोना, समझता है ना। अरे गोल्ड भाई समझा कर, तो सब समझ गया कि नहीं समझ गया, तो ये हो गया, ठीक है। तो तेरे को याद करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, पोटेशियम है। उसके बाद कौन आता है, सोडियम आता है। उसके बाद कौन आता है, कैल्शियम है। उसके बाद कौन है, मैग्नीशियम है। Mg से क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। Al से क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। उसके बाद कौन है, जिंक है। उसके बाद कौन है, फेरस है। इसके बाद क्या है, लो। इसके बाद तेरे को लीड आएगा। लीड मतलब क्या होता है, शीशा। ये तेरे को हाइड्रोजन हो जाएगा। इसके बाद कॉपर है, इसके बाद पारा है, इसके बाद चांदी है, इसके बाद सोना है, ठीक है। ये क्रियाशीलता का आधार। सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन, पोटेशियम। सबसे कम क्रियाशील कौन, सोना। उसके बाद चांदी, है ना। ये तेरे को ध्यान देना, ठीक है। सबसे ऊपर का तत्व ज्यादा क्रियाशील है, सबसे नीचे का तत्व कम क्रियाशील है। समझ में कि नहीं यार। यानी कि ऊपर जाएगा तो क्रियाशीलता बढ़ेगा, नीचे आएगा तो क्रियाशीलता घटेगा। तेरे को याद रखना है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, यार फिर हो जाएगा तेरे को पारा। पारा के बाद होगा चांदी, उसके बाद क्या होगा, सोना। जैसे कि मैंने इसका ट्रिक बताया तेरे को, ठीक है। कैसे क्या होता है, कैटरीना। मान ले कैटरीना, क्या समझ कि नहीं समझ रहा, अरे कैटरीना भाई, ठीक है। ये से क्या होता है, कैटरीना। हमें तो भाई याद करना नाम से क्या मतलब है भाई, ठीक है ना। हम तो भाई क्या समझ रहा है ना, सब समझाएगा। कैसे क्या होता है, कैटरीना। Na से क्या होता है, नेन यानी कि सोडियम। Na से क्या होता है, सोडियम। N से क्या होता है, सोडियम, ठीक है। C से क्या होता है, कार। C से क्या मान ले, कार मान ले। Mg से मांगी, और Al से मान ले, और अल्टो मान ले। Zn से मान ले, जेन जेन जेन। Fe से मान ले, फेरारी। और Pb से मान ले, फिर। A से मान ले, हाथ। और Cu से क्यों। Hg यानी कि पारा। पारा को मरकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। इसलिए मैंने लिखा मिली। क्या मिली, 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 है ना। पारा को मरकरी बोलते हैं, इसलिए मैंने मिली लिखा। Ag से सिल्वर, Au से ऑडी। Au से क्या हुआ, ऑडी। जब इसको तू पूरा पढ़ेगा तो होगा क्या, कैटरीना ने कार मांगी। कैटरीना ने क्या मांगा, कार मांगा। कैटरीना ने कार मांगा। अल्टो, जेन, फरारी। क्या क्या भाई कार मांगा था, तो अल्टो मांगा, जेन मांगा, फरारी मांगा। कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जेन, फरारी। फिर भी हाथ क्यों लगी, फिर भी हाथ क्यों मिली, सिल्वर ऑडी। फिर भी हाथ क्यों मिली, सिल्वर ऑडी। समझ रहा है ना। कैटरीना ने मांगी थी कार, कौन कौन भाई, तो मांगा था बोले तो अल्टो था, जेन था, फरारी था। फिर भी हाथ क्यों मिली, सिल्वर ऑडी। इस प्रकार से तू आराम से कर्म को याद कर लेना, ठीक है। लिख लिख के टर्म से 2-3 बार प्रैक्टिस करेगा, माइंड में चल जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है और जो बताएंगे वही आएगा, इतना तो बात मान के चल, ठीक है। और नहीं तो तू ये याद करना, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, सोडियम है। सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, पोटेशियम है। इसके बाद कौन आता है, सोडियम आता है, ठीक है। और नीचे से याद रखना, चांदी और सोना सबसे कम क्रियाशील है। अब देखा है क्या बोलता है, आगे क्या होता है कि कुछ धातु जो होती है ना, कुछ धातु जो होती है यह क्षार से प्रतिक्रिया करके, कुछ धातु क्षार, क्षार समझता है ना, ये अम्ल था, ये क्षार से प्रतिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण और जल, लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। लवण और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, मुक्त करेगा, मुक्त करेगा, मुक्त करेगा। समझ गया ना। अब जैसे देख, जैसे कि ये क्षार है, ये एनसीईआरटी में दिया गया है, इसको एग्जांपल को तू दिमाग में डाल लेना, ठीक है। क्योंकि सब क्षार हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता, कुछ क्षार करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, NH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तेरे को प्रबल क्षार है। और ये क्या है, जिंक। जिंक समझता है ना, जस्ता, ठीक है। ये दोनों जब रिएक्ट करेगा तो बनाता है Na2ZnO2, जिसे
बोलते हैं सोडियम जिंकेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं सोडियम जिंकेट बोलते हैं। ये क्या मुक्त करेगा, हाइड्रोजन गैस क्या करेगा मुक्त करेगा, हाइड्रोजन गैस क्या करेगा मुक्त करेगा। ठीक है, ये समझ गया, ठीक है, इसको दिमाग में डालना। फिर देखो धातु का जो ऑक्साइड होता है ना कैसा होता है, क्षारीय होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, और अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय होता है। इस बात को ध्यान देना, अधातु का ऑक्साइड क्या होगा, अम्लीय होगा। जैसे कि तू ध्यान दे सकता है SO2, SO2 क्या है, अधातु का ऑक्साइड। SO2 क्या है, तेरा अधातु का ऑक्साइड है, ये क्या होता है क्षारीय होता है। अधातु का ऑक्साइड मान ले कि तू CaO ले ले, कैल्शियम ऑक्साइड लेगा, ये क्या होगा क्षारीय होगा, क्या होगा क्षारीय होगा। अब देख उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, देख उभयधर्मी ऑक्साइड जो होता है ना वो होता है जो कि अम्ल से भी प्रतिक्रिया करेगा या क्षार से भी प्रतिक्रिया करेगा, किसी के साथ प्रतिक्रिया करके ये लवण तथा जल बनाता है। क्या बनाता है, लवण तथा जल बनाता है। समझ आया ना, यानी कि दोनों डाल पड़ता है ना, दोनों डाल पड़ता है कि नहीं रहता, कोई उससे बना रहा कनेक्शन नहीं, दोनों से बना रहा। ठीक है, दोनों के पकड़ रहा, तो बस समझ जाए यही कि उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। इसे द्विधर्मी भी ऑक्साइड कहते हैं, Al2O3 और ZnO2 ZnO, ये दोनों तो दिमाग में डालना, Al2O3 और ZnO ये दोनों जो है ना उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, जो कि अम्ल तथा भस्म दोनों से प्रतिक्रिया करके लवण तथा जल देगा। ठीक है, अब देख अम्ल में जल डालना अत्यंत उष्माक्षेपी होता है, इसको ध्यान समझना छोटका लोग। ठीक है, हाँ क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, बिहार में क्वेश्चन पूछा हुआ। देख अम्ल है ना, अम्ल समझता है ना, अम्ल ये देख अम्ल है, मान ले कि अम्ल है, अम्ल में तू जल डालेगा ना, अम्ल में क्या किया, ये जल सपोज करो, ये जल है, ये अम्ल है, अम्ल में जल डालेगा ना तो ये अत्यंत उष्माक्षेपी होता है। अत्यंत उष्माक्षेपी करने का मतलब होता है उष्मा भारी मात्रा में निकलता है, भारी मात्रा में। जैसे कि मान ले कि बहुत ज्यादा ताकतवर अम्ल कौन होता है, H2SO4, जैसे बैटरी एसिड बोलते हैं। नाइट्रिक एसिड सांद्रता को नाइट्रिक एसिड हो जाएगा, ये सब बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। यह इस अम्ल में तू डालेगा ना पानी तो बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलता है, बहुत ज्यादा उष्मा निकलता है। इससे तेरा हाथ पैर जल सकता है, इससे वो ब्लास्ट कर सकता है, इससे आग लग सकता है, इससे वो बिगड़ फट सकता है। यानी कि बहुत रिस्क है भाई, हम तो भाई रिस्क लेने वाला आदमी है नहीं, तो जानते हम क्या करेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे। समझ गया ना, अम्ल में जल डालना अत्यंत उष्माक्षेपी है ना, तो जानता है क्या करेगा तू हमेशा जल में धीरे धीरे जल में धीरे धीरे अम्ल डालो, बूंदे 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 अम्ल डालो। ठीक है, बूंदे बूंदे अम्ल डालेगा ना तो वो धीरे कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, बात समझ में आया, यानी कि कभी भी जल में अम्ल डालना चाहिए। अम्ल में जल डालेगा तो वो अत्यंत उष्माक्षेपी होता है, बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलेगा, इससे तेरे को नुकसान पहुंचा देगा। ठीक है, समझ गया। चलो अब चाहेगा तो इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले ले और इसका बार बार रिवीजन करना है। एक नजर मार लेगा तो सब एग्जाम जाकर फोड़ देगा, एग्जाम में जाकर ग्रांटेड फोड़ देगा। ठीक है, चलो इसको उतार ले बढ़िया से, ले ले स्क्रीनशॉट। चलते हैं और देखते हैं दोस्तों कि आखिर पीएच मान क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं कि पीएच मान क्या होता है। पीएच में से वैरायटी किस पे क्वेश्चन निकलता है। देखो क्या बोलता है कि अम्ल एवं क्षार की शक्ति, समझ गया ना। अब देखो अम्ल भी है और क्षार भी है, आखिर ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा अम्ल ज्यादा शक्तिशाली है और कौन सा अम्ल कितना कमजोर है, कौन सा क्षार ज्यादा शक्तिशाली है और कौन सा क्षार ज्यादा कमजोर है। ठीक है, इसी के लिए क्या बनाया गया था पीएच मान। पीएच मान का खुद दोस्तों सोरेनसन क्या था, कौन क्या था, सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने क्या था। ठीक है, पीएच मान देखो, पी का मतलब क्या होता है, पोटेंट होता है। पी का मतलब क्या होता है, पोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है शक्ति, क्या होता है शक्ति। ठीक है, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, एच का मतलब क्या होता है हाइड्रोजन, यानी कि पीएच का मान होगा, पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन की शक्ति। क्या होता है, हाइड्रोजन की शक्ति होता है। ठीक है, अब देखो पीएच मान क्या बताता है, पीएच मान जो बताता है ना H+ आयन की सांद्रता बताता है कि H+ आयन ज्यादा है कि H+ आयन कम है। अब जाहिर सी बात है जिसमें H+ आयन ज्यादा होगा वो अम्लीय होगा और जिसमें H+ आयन कम होगा वो क्षारीय होगा। पता है ना तेरे को, मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो यह पीएच मान क्या बताता है, H+ आयन की सांद्रता बताता है। ठीक है, अब देखो पीएच मान का मान जितना कम होगा, पीएच मान जितना कम होगा ना उतना ही ज्यादा क्या होता है, अम्लीय होता है, उतना ही ज्यादा क्या होता है, अम्लीय होता है। अब देखो मान लो पीएच मान 1 है और किसी का पीएच मान 3 है, तो पीएच मान 1 कम ना है तो वो ज्यादा अम्लीय है। अब पीएच मान 3 थोड़ा ज्यादा है 1 के कंपेयर में तो वो थोड़ा कम अम्लीय है, वो थोड़ा क्या होगा, कम अम्लीय होगा। ठीक है, यानी कि पीएच मान जितना कम होगा उतना ज्यादा क्या होता है, अम्लीय होता है। और देखो पीएच मान जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, पीएच मान जितना ज्यादा उतना ज्यादा क्या होता है, क्षारीय होता है। मान लो कि एक का पीएच मान 10 है, एक का पीएच मान 14 है, तो कौन ज्यादा क्षारीय है, पीएच मान 14 ज्यादा क्षारीय होगा। क्यों, क्योंकि पीएच मान 14 ज्यादा है और पीएच मान 10 क्या है, कम। ठीक है, समझ गया। अब देखो जानता है एक चीज छूट गया है कि पीएच स्केल होता है ना, पीएच स्केल में जो माप होता है वो हमेशा 0 से लेकर के 14 तक होती है। कहां तक होती है, 0 से लेकर के 14 के बीच में होती है। समझ गया ना, 0 से 14 के बीच में उसका माप होता है। अब देखो यहाँ ध्यान देना, पीएच मान जो है ना यदि 7 से कम हो, क्या हो, 7 से कम हो तो क्या होगा, अम्लीय होगा। पीएच मान यदि 7 से कम हो तो क्या होगा, अम्लीय होगा। मान ले पीएच मान 1 क्या अम्लीय है, पीएच मान 2 क्या अम्लीय है, पीएच मान 4 क्या अम्लीय है, पीएच मान 5 क्या अम्लीय है। ठीक है, समझ गया ना। अब पीएच मान लेकिन 7 से कम रहते तभी अम्लीय होगा। मान लो कि पीएच मान 7 आएगा, पीएच मान 7 आएगा तो क्या होगा, उदासीन, क्या होगा, न्यूट्रल होगा, क्या होगा, न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। और यदि पीएच मान 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा है ना, ये क्या होता है, क्षारीय होता है। 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 जानता है जितना ज्यादा क्षारीय होगा ना उतना ज्यादा इसका कलर कैसा होता है, नीला होता है। कैसा होता है, नीला होता है। और जितना ज्यादा अम्लीय होगा ना इसका कलर कैसा होता है, लाल होता है। क्या होता है, लाल होता है। इसको भी तू थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अम्लीय होगा तो क्या कलर होगा, लाल, और क्षारीय होगा तो क्या कलर होगा, नीला। ठीक है,
इसको हम लोग सार्वभौम सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वभौम सूचक, यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर कहा जाता है। जो लाल और नीला वाला कलर होता है ना, इसी को एनसेट में बताया गया है, इसे यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं, तुम्हारे सिलेबस में बताया गया, तो इसको ध्यान रख, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पीएच मान मैंने बताया, कुछ क्या इंपॉर्टेंट पीएच मान बताया जो कि तेरे को याद करना, यहाँ से क्वेश्चन निकलता है, ये तेरे सिलेबस में बताया गया, मैंने सब बता दिया, ठीक है। जठरस का पीएच मान कितना होता है? 1.2 होता है। जठरस क्या होता है? हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसी का पीएच मान कितना होता है? 1.2 होता है। नींबू का रस होता है ना, जो खट्टा होता है, बहुत ज्यादा खट्टा होता है, कितना होता है? पीएच मान 2.2 होता है, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल बोले या अशुद्ध जल बोले, कितना होगा? पीएच मान 7 होगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। ये देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को MgOH का वोल्ट वेज बोलते हैं, इसका पीएच मान कितना होता है? 10 होता है। और NaOH बोलेगा, NaOH को क्या बोलते हैं? NaOH को बोलते हैं कास्टिक सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा बोलते हैं। इसका पीएच मान कितना होता है? 14 होता है। ये काफी प्रबल क्षार है ना, 14 है ना, काफी ज्यादा प्रबल क्षार है। अब देखो ध्यान से, यदि H+ है, समझ है ना, यदि H+ है जितना ज्यादा होगा, H+ है जितना ज्यादा होगा, वह अम्ल उतना ही ज्यादा मजबूत है, वह अम्ल उतना ही ज्यादा मजबूत है। जैसे कि देखो H2 सुपर क्या मजबूत अम्ल है, HCl क्या मजबूत अम्ल है, HNO3 क्या मजबूत अम्ल है, मजबूत अम्ल है क्योंकि इसमें H+ आयन क्या है? काफी ज्यादा। अब देखो H+ आयन जितना कम होगा ना, जितना कम होगा वह क्या होगा? दुर्बल आयन होगा। वह क्या होगा? दुर्बल आयन होगा। देखो H+ आयन है ना, इसको ऊपर की टिक कर देते हैं तो समझ आना क्या ज्यादा है, और इसको नीचे की टिक कर देते हैं तो समझ आना क्या कम है, क्या कम है, ठीक है। H+ आयन जितना कम होगा वो क्या होगा? दुर्बल अम्ल होगा। जैसे देखो स्टिक अम्ल CH3COOH क्या है? ये दुर्बल अम्ल है। HCOOH क्या है? ये तेरे को फार्मिक अम्ल, ये क्या दुर्बल अम्ल है। H3 के ऊपर क्या है? फास्फोरिक एसिड क्या है? दुर्बल अम्ल है, ठीक है। इसको समझ गया। अब देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो तू समझता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसके पहले वाले वीडियो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन मैंने बताया था, ठीक है, वहां मैंने बताया था, यहाँ पे तू सब समझ जा। उदासीनीकरण में क्या क्या करता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा, कम से कम 6-7 पूछा हुआ है, ठीक है। देखो उदासीनीकरण में क्या क्या करता है कि ये को अम्ल लो, ये को भस्म लो, दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा? लवण और जल बन जाएगा, ठीक है। यानी कि अम्ल तथा भस्म को मिलाने से क्या बनता है? लवण बनता है। क्या बनता है? लवण तथा जल बनता है। जैसे एग्जांपल देखो HCl है प्लस NaOH है, HCl प्लस NaOH, ये अम्ल है, ये क्षार है, दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड प्लस जल। बना कि नहीं बना? NaCl प्लस H2 बना ना, ये क्या तेरा? ये तेरा क्या है? ये तेरा उदासीनीकरण अभिक्रिया। फिर देखो H2SO4 प्लस KOH, दोनों को मिलाकर क्या बन गया? K2SO4 प्लस H2 बना कि नहीं बना? ये भी क्या तेरा का? K2SO4 क्या लवण है, H2 क्या जल है, ठीक है। एक जोड़ ध्यान दो, जानता है कोई भी अम्ल होता है ना, कोई भी अम्ल ले लो, कोई भी अम्ल जो होगा ना, धातु के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट बोलेगा, धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो लवण बनाएगा, जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करेगा। तेरे को बस ध्यान देना है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? गैस मुक्त करता है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जानता है, ये चूने के पानी को दूधिया कर देता है। चूने के पानी को क्या करता है? दूधिया करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है ये चूने के पानी को दूधिया कर देता है। बात समझ गया ना? जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे कि H2SO4 तेरे को बताया गया है, देखा ना, ये अम्ल हो गया, ये धातु के कार्बोनेट है, क्योंकि सोडियम के साथ क्या लगा? कार्बोनेट लगा कि नहीं लगा? धातु के कार्बोनेट हो गया, जैसे रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा सोडियम सल्फेट। क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट होगा, प्लस जल होगा, और प्लस क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस करेगा, और ये तरह क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसको तेरे को ध्यान देना है। चलो अब आगे देखते हैं, तू सब चाहेगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखते हैं ना कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान का क्या रोल होता है, ठीक है। चलो यहाँ देखते हैं। देखो हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान का रोल होता है, सबसे पहले तो सब ध्यान देगा कि हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से लेकर के 7.8 के बीच होता है। कितना होता है? 7 से लेकर के 7.8 के बीच होगा। एकदम दिमाग में डाल लेना, क्योंकि यहाँ तो सबके फंसा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। चल यहाँ ध्यान देते हैं। अब जानता है अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा जानता है ना, अम्ल वर्षा जिसे एसिड रेन बोलते हैं, जो किसके कारण होता है? SO2 तथा NO2 के कारण होता है। SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है। छोटा सब इसको ध्यान देना। और जानता है पीएच मान कितना होता है? 5.5 से कम रहता है, ज्यादा नहीं, ठीक है, कम क्या रहेगा? कम रहेगा। 5.5 से क्या रहता है? कम होता है। देखो इस सब तरह का क्वेश्चन है ना तो फंस सकता है, इसलिए इसको अच्छे से एक नजर मार लेना बढ़िया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जठरस क्या होता है? देखो जठरस जानता है ना, हमारे आमाशय में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है कि नहीं होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो हम जो भी खाना खाते हैं ना उसको अम्लीय बनाता है, और अम्लीय बनाकर क्या करता है? कीटाणु को मार देता है, बैक्टीरिया को क्या करता है? मार देता है। लेकिन जानता है कभी कभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाता है ना, तो गजबे टाइप के ढेकार आता है कि नहीं आता? एकदम खराब ढेकार आता है, ठीक है ना। चल छोट का लाइन कट के, लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तू सब लेकिन तेरा एग्जाम में भी, तेरा एग्जाम पास में तेरा पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, तो सब यहाँ देख पहले, ठीक है। तो कभी कभी क्या होगा, तू सब ज्यादा खाता होगा तो क्या होगा? अपच हो जाता होगा। अपच नहीं बोल सकते हैं, मतलब कि गजब टाइप का क्या होता है? ढेकार आता होता है कि नहीं होता? यदि तेरे को होता है तो तू जरूर कमेंट करके बताना, तू मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तेरे साथ होता है कि नहीं होता है, ठीक है। चलो यहाँ देखते हैं। तो मान लेते हैं कि ज्यादा तू खा लेगा तो क्या होगा? एसिड ज्यादा बढ़ गया ना, पेट में क्या होगा? एसिड ज्यादा बढ़ गया, तो उस एसिड को कम करना पड़ेगा। एसिड को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, बैलेंसिंग करना पड़ेगा, ताकि तेरे को वैसा ढेकार नहीं है, तेरे को वैसा फील नहीं हो। इसके लिए क्या खाते हैं? एंटासिड खाते हैं। क्या खाते हैं? एंटासिड खाते हैं। ये कौन काम करेगा? बेकिंग सोडा,
बैंकिंग सोडा क्या होता है, क्षारीय होता है, और ये क्या होता है, MgOH के होल ट्वाइस, जिसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको खाता है। ठीक है, ये छोटका दोनों ध्यान देना, बैंकिंग सोडा और बोले तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, तेरे को दोनों के एकदम माइंड में एकदम डाल लेना है, तो डाल लेना। ठीक है, चल आगे देखते हैं क्या है, एंटासिड है, समझ गया ना, यह क्या करता है, अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है। अब देख छोटका आगे, दांतों में सड़न। ठीक है, दांतों में सड़न जानता है, दांतों में भी सड़न होता है, कब, जब पीएच मान जो है ना 5.5 से होगा कम, तब होगा। ठीक है, पीएच मान जो होगा ना 5.5 से कम होगा, तब क्या होता है, दांत सड़ जाता है, दांतों में क्या हो जाती है, सड़न हो जाती है, याद रखना 5.5 से कम। ठीक है, अब देखो महत्वपूर्ण, कुछ जो होता है ना पादप, कुछ जीवों में कुछ इंपोर्टेंट अम्ल पाया जाता है, जो तेरे को याद रखना है। ठीक है, देख कौन कौन है, पहला है चीटी या नेटल। चीटी या नेटल में क्या होगा, फार्मिकम, क्या मिलेगा, फार्मिक एसिड मिलेगा। ठीक है, नींबू में क्या मिलेगा तेरे को, सिट्रिक अम्ल मिलेगा। ठीक है, सिरका में क्या मिलेगा, एसिटिक अम्ल, सिरका में क्या मिलेगा, एसिटिक अम्ल, और सिरका को हम लोग विनेगार भी बोलते हैं। ठीक है, खट्टा दूध में क्या मिलेगा तेरे को, लैक्टिक अम्ल, क्या मिलेगा, लैक्टिक एसिड मिलेगा, खट्टा दूध या इसे दही भी तो बोल सकता है। ठीक है, टमाटर में क्या मिलेगा तेरे को, अब्जेलिक एसिड मिलेगा, और इमली में क्या मिलेगा तेरे को, टार्ट्रिक अम्ल, क्या मिलेगा, टार्ट्रिक अम्ल मिलेगा। इसको भी तेरे को अच्छे से माइंड में क्या करना है, डाल लेना है। चलो आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है, साल्ट के बारे में जानते हैं। अब ना सबसे लास्ट टॉपिक को देखते हैं, जानता है यहां से क्वेश्चन तेरे को बिहार में तेरे को देखने को मिल जाएगा, तो मिल जाएगा। मैं अभी तेरे को 6 को बहुत ही महत्वपूर्ण तेरे को साल्ट के बताऊंगा, जहां से क्वेश्चन बनता है तो एकदम बनता है। ठीक है ना, एकदम डेफिनेटली बनेगा क्वेश्चन, तू लिख के ले ले, एकदम गारंटेड बनेगा। ठीक है, अब देख ये जो 6 है ना, तेरे को अच्छे से क्या करना है, दिमाग में डालना है, क्योंकि देख तू तो पढ़ता होगा तो बड़ा लंबा लंबा नोट्स बनाता होगा, तो देख तेरे को टॉपर बनना था, तेरे को टॉपर की तरह सोचना पड़ेगा। तू 6 को भले तू बड़ा बड़ा कॉपी में उतार, लेकिन तू पढ़ नहीं पाएगा। ठीक है ना, इसलिए तेरे को जैसे बताता ना, बस उसी तरीके को फॉलो करना है, एकदम दिमाग में क्या करना है, एकदम सेट कर लेना। ठीक है, एकदम दिमाग में बढ़िया से डाल लेना, क्योंकि तेरे को टॉपर बनना है, तो टॉपर की तरह सोचना पड़ेगा। देख क्या कैसे तेरे को पढ़ना है। देखो सबसे पहले क्या है ना, सबसे महत्वपूर्ण लवण में क्या आता है, नमक। क्या है, नमक है ना, नमक खाता है ना, अरे सोडियम क्लोराइड भाई, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, देखो ये बनता कैसे, सबसे पहले ये ध्यान देना, तो बाकी सब बना के लिख सकता है। ठीक है, कुछ कॉमन सेंस का यूज क्या करते हैं, देख जैसे कि HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और क्या NaOH है कि नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2 बनाता है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल तथा भस्म मिलता है तो क्या बनाता है, लवण तथा जल बनाता है कि नहीं बनाता। मैंने तेरे को कितना मैं इसको बता दिया। ठीक है, लेकिन तू सब इसको दिमाग में डाल लेना, ये बनता है इससे। ठीक है, इसका उपयोग क्या करते हैं, इसका उपयोग छोटा करते हैं NaOH यानी कि कास्टिक सोडा बनाने में, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा को बनाने में करते हैं, प्लस विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि विरंजक चूर्ण को बनाने में करते हैं। विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में क्या किया जाता है, प्लस NaHCO3 बैंकिंग सोडा के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो नमक का उपयोग करते हैं, और साथ ही साथ अपने दिनचर्या में करते हैं, यानी कि तू तो खाना पीना खाता है तो नमक तो खाता होगा ना, समझ में कि नहीं है, एक दिन नमक न खाता तो कहता है कि बाप रे बाप कमजोरी हो गलत, तू सब काम नहीं करना। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, अब देख दूसरा क्या करता है, दूसरा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक सोडा कहते हैं, ये बहुत ही प्रबल क्षार है, पता है ना तेरे को, इसी से साबुन बनता है, जिसको लगा लगा तो खूब नहाता होगा। ठीक है, अब देख क्या बोलता है, जैसे कि 2NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड, जैसे क्या करेगा, जलीय विलयन के है ना, यानी कि जलीय विलयन जो होता है सोडियम क्लोराइड में, तो क्या करेगा, विद्युत धारा फ्लो करवाएगा। क्या करेगा, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट उसमें डालेगा ना सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, तो तेरे को मिल जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तेरे को मिल जाएगा क्लोरीन गैस, तेरे को मिल जाएगा हाइड्रोजन गैस, तीनों मिल जाएगा। ठीक है, अब जानता है सोडियम हाइड्रोक्साइड कहां मुक्त होता है, कैथोड पर। कहां जाएगा, ये कैथोड पर जाएगा। क्लोरीन कहां जाएगा, एनोड पर जाएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज पर जाएगा। कहां जाएगा, पॉजिटिव। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हाइड्रोजन कहां जाएगा, कैथोड उठाएगा। तेरे को बस ये ध्यान देना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कहां जाएगा, कैथोड पर जाएगा, तेरे को ऑब्जेक्टिव में फंसा सकता है। ठीक है, इसको ध्यान देना। अजानता इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया बोलते हैं। कैसे होता है, जब सोडियम क्लोराइड में क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस क्लोरीन गैस बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। इसको माइंड में डालना। ठीक है, देखा क्या बोलता है, इसका यूज कहां करते हैं, इसका उपयोग करते हैं छोटका, सबसे पहले जाना ना, साबुन को बनाने में, साबुन या अपमार्जक। ठीक है, अपमार्जक, साबुन या अपमार्जक बनाने में, साथ साथ करते हैं कागज उद्योग में। कहां करते हैं, कागज के उद्योग में करते हैं। ये भी माइंड में डालना। ठीक है, क्लोर क्षार अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलो यहां देखते हैं। अब देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला है ना, अगला टॉपिक क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देख प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट इनटू हाफ हाइड्रेट CaSO4 इनटू हाफ H2O। अब इसका केमिकल नेम कैसे बोले, देख तू इस शॉर्ट वीडियो पढ़ रहा है। ठीक है ना, इसमें तू ज्यादा लॉन्ग फिर मत रहा, तेरे को जब पूरा लॉन्ग पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है, तो तू आराम से आके बैठ के पढ़ना। लेकिन अभी देखो एग्जाम में फोकस करना है, एग्जाम में फोकस करना है, इसलिए मैं तेरे को पूरा सिलेबस बहुत ही शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इस फोकस कर, एग्जाम को फोड़ किया, बस मैं ये चाहता हूं।
ठीक है, कैल्शियम सल्फेट इनटू हाफ हाइड्रेट होता है। ठीक है, देखो फार्मूला क्या होता है, 2CaSO4 इनटू H2O। जानता है जब जिप्सम होता है ना, जिप्सम समझता है ना, जिप्सम का फार्मूला ये होता है 2CaSO4 इनटू हाफ 2H2 होता है, 2CaSO4 इनटू H2 होता है। ठीक है, जब इसको 373 केल्विन पर क्या हो गया, 373 केल्विन पर 2CaSO4 इनटू H2O गर्म करेगा, यानी कि जिप्सम को गर्म करेगा तो तेरे को मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि CaSO4 इनटू हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट इनटू हाफ हाइड्रेट तेरे को प्राप्त हो जाएगा। यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला। ठीक है, ये तो एकदम ध्यान देना, फार्मूला तेरे को 6 में से एकदम 1 2 तेरे को ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एकदम फिक्स ही मिलता है। ठीक है, अब देखो इसका उपयोग क्या करते हैं, दोस्तों ये जानता ना, ये सब जानता है, 4 से 5 पूछ चुका है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाते हैं प्रयोगशाला में, जिप्सम को गर्म कर देगा तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आराम से ये लिख देना। ठीक है, अब देखो कहां करते हैं, तो घर को चिकना करने में। घर को चिकना समझता है ना, अरे भैया घर की पुट्टी होता है, घर का रंगाई पोताई होता है, वहां पर हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। फिर देखा खिलौना तथा मूर्ति बनाने में, देखता है नहीं दिखता, जितना लोग खिलौना या मूर्ति बना के बाजार बेचता है, अधिकतर लोग क्या करता होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करके बनाता है। साथ साथ देखा हड्डी टूटता है, देखा है ना, कभी हड्डी को टूट जाएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देता है, लगाता है कि नहीं लगाता, और वही कहता है कि 1 महीना बाद तो आएगा तो तेरे को काट देता है, करता है ना, हाथ में क्या होता है, जुड़ जाता है। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में भी किया जाता है। समझ रहे हैं ना, आप समझा कर तो सब, अब तो सब समझदार आदमी है। अब देखो क्या विरंजक चूर्ण क्या बोलता है, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, इसी को बोलते हैं विरंजक चूर्ण। इसको हम लोग ज्यादा प्रसिद्ध ब्लीचिंग पाउडर के तौर पर, क्या ब्लीचिंग पाउडर के तौर पर ज्यादा प्रसिद्ध होता है, इसे बोलते हैं विरंजक चूर्ण, या बोले तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, बनता कैसे जानता है, भाखड़ा वचन समझता है ना, अरे भैया CaO इसका होल ट्वाइस, शुष्क बूझा वचन इसे बोल सकता है। शुष्क बूझा वचन पर ना तू कुछ मत कर, लेके क्लोरीन गैस डाल दे, क्या कर दे तू, क्लोरीन गैस डालेगा ना तो क्या बन जाएगा, तेरे को विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाएगा। क्या मिल जाएगा, विरंजक चूर्ण। देखा ना कितना आसान है, लेकिन भैया तेरे को बनाना पड़ेगा प्रयोगशाला में, अब तू तो आज तक गए नहीं है। ठीक है, वो देख रहा था कि हाँ सर जी बता रहे, देखा ध्यान से। ठीक है, CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस तेरे को क्या मिल जाएगा, जल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, जल मिल जाएगा। ठीक है, अब जानता है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग क्या करते हैं, विरंजन करने में, यानी कि कपड़ों की रंगाई करने में। ठीक है ना, कपड़ों की रंगाई यानी कि विरंजन करने में किया जाता है। उपचायक के तौर पर यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर किया जाता है। कीटाणु को मारने में, देखा है कहीं कहीं पानी में ना बहुत ज्यादा कीटाणु हो जाता है, तो उस कीटाणु को मारने के लिए क्या करता है, ब्लीचिंग पाउडर को छीट दिया जाता है। तेरे पास पता चल रहा होगा, क्योंकि नीतीश भैया तेरे को बता रहे हैं कि नहीं, लेकिन समझ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव खूब पूछता है, कीटाणु को मारने में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। अब देखो अगला बोलता है बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बोलता है तो NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। याद करना, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बनता कैसे जानता है, सोडियम क्लोराइड ले लो, नमक ले लिया ना, सोडियम क्लोराइड, उसमें क्या करो, जल डाल दो, जल डाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल दो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल दो, और अमोनिया है ना, अमोनिया NH3। ठीक है ना, ये चारों को जब मिक्स कर देगा तो तेरे को बनेगा अमोनियम क्लोराइड और प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट तेरे को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, किसको किसको, सोडियम क्लोराइड को लेना है, नमक को लेना है, सोडियम क्लोराइड हो गया तेरे को, H2 लेना है, CO2 लेना है, और NH3। जैसे तू रिएक्ट कराएगा तेरे को मिल जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसका उपयोग क्या करते हैं, तो बेकिंग पाउडर बनाने में। ठीक है, बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, तो बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिकम, बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिकम को मिला देगा ना तो तेरे को बेकिंग पाउडर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसका उपयोग करते हैं घरेलू पकवान को खस्ता बनाने में। जानता है ना, अरे भैया घर में जो सब डेली खस्ता बना के खाता होगा, तो पता नहीं है मम्मी लोग क्या करते होंगे, थोड़ा सा उसमें नमक की भांति होता है ना, बेकिंग सोडा उसको लेकर डाल देता है, तो क्या होता है, वो फूल जाता है, पूरा अच्छा से फूल जाता है, तब खाता एकदम खस्ता लगता है कि नहीं है। या देखता है जितना समोसा लिट्टी बनता है उसमें भी क्या करता है, यही डालता है, बेकिंग सोडा डालता है, ताकि वो क्या हो जाए, खस्ता हो जाए। ठीक है, अब देखो एंटासिड समझ गया ना, कि हमारे पेट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, स्टोमच में होता है कि नहीं होता, जब वो बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड का उपयोग करते हैं। फिर साथ साथ अग्निशामक यंत्र भी, तो महाभिक्रिया है। ठीक है, अग्निशामक यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ऐसे निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये क्या करता है, जाके आग को पूरी तरीके से बुझा देता है। ठीक है, ये समझ गया, चल आगे चलते हैं। अगला क्या बोलता है, धोने का सोडा। धोने का सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10 हाइड्रेट। क्या होता है, 10 हाइड्रेट बोल सकता है, ठीक है, डेका हाइड्रेट भी तू बोल सकता है, सोडियम कार्बोनेट इंटू डेका हाइड्रेट बोल सकता है। 10 गो, इस टमाटर कितना मोलिक्यूल होता है, 10 मोलिक्यूल होता है। ठीक है, इसे धोबिया सोडा के नाम से भी जाना जाता है, धोबिया सोडा के नाम से भी कहते हैं। ठीक, ये क्या होता है जानता है, सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट को तू गर्म कर देगा तो तेरे को मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट। क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट तेरे को मिल जाएगा। ठीक है, अब सोडियम कार्बोनेट है ना, इसको वाटर के 10 मोलिक्यूल के साथ रिएक्ट करा, वाटर के 10 मोलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाएगा तो तेरे को धोबिया सोडा प्राप्त हो जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2 तेरे को क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जानते हैं इसका उपयोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं कांच बनाने में, इसका उपयोग करते हैं साबुन बनाने में, इसका उपयोग करते हैं कागज उद्योग में, इसका करते हैं घरों की सफाई में, घर की साफ सफाई में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि धोबिया सोडा ना है। इसके बाद क्या होता है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में, हाँ, जल में अस्थायी कठोरता को दूर करने में जाता है। साथ ही साथ बोरेक्स, ठीक है, बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7। तू छोड़ दे इसको, तो बस ये ध्यान दे कि बोरेक्स के भी निर्माण में हम लोग जो होता है ना, धोने का सोडा का प्रयोग करते हैं। चल तू सब बढ़िया समझ गया होगा। इस प्रकार से आज का ये टॉपिक यही समाप्त होता है। तो भले थोड़ा लॉन्ग वीडियो चल गया, लेकिन तू इतना बात ध्यान दे, ठीक है, कुछ भी हो लेकिन तेरा पढ़ाई जारी रहना चाहिए। इतना टाइम मैंने तेरा पूरा सिलेबस खत्म कर दिया, पूरा मैंने जितना क्वेश्चन मैं मॉडल से जो बिहार बोर्ड क्वेश्चन बना सकता है मैंने तेरे को सब बता दिया। अब कहां से क्वेश्चन लाएगा, टॉपर बनना है, टॉपर की तो सोचना पड़ेगा, सीधा सा बात मेरा। ठीक है, चल अब इतना सब बढ़िया से रिवीजन करो और मिलते हैं अगला वीडियो में नीतीश भैया के।